मित्रों, किसी भी मुल्क के अंदर ये जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं या जो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं ना, ये सेट करने के लिए ये जो इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स होते हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है। थिंक टैंक्स, इन सब का अहम रोल होता है। ये रिसर्च करते हैं और आइडियाज़ देते हैं पॉलिटिशियंस को, और पॉलिटिशियंस को अगर वो समझ में आते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं समझ में आते तो नहीं करते। लेकिन इनका एक कलीदी रोल होता है। अच्छा, लॉबिंग फर्म्स अलग होती हैं। लॉबिंग फर्म्स वो होती हैं जो कि किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इम्पोज कराने के लिए हायर की जाती हैं, यानी ये काम हर सूरत होना चाहिए। तो वो लॉबिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। थिंक टैंक्स, स्कॉलर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अलग होती हैं। अब ऐसा है कि इस रीजन के दो अहम मुल्क इंडिया और बांग्लादेश, कहने को तो दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशन है, शुरू से लेके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, लेकिन दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिफरेंट है कुछ। अगर आप देखें तो जापान के साथ बांग्लादेश के जो टाइज हैं वो डिफरेंट नौइयत के हैं, उसका एक कहते हैं ना बेसिस उसकी डिफरेंट है। और आसियान के साथ जो बांग्लादेश के टाइज हैं वो अलग हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हैं, इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया के जो उनमें इंटरेस्ट हैं और इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जापान के अंदर, आसियान के अंदर, वो डिफरेंट लेवल के हैं। लेकिन अगर कोई ये आइडिया फ्लोट करे कि दोनों मुल्कों को एक ही जैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, एक ही मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ट्राइलेटरल फोरम्स एक ही बनाने चाहिए जिसमें ये दोनों मुल्क शामिल हों, तो मेरे ख्याल से वहाँ गड़बड़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बिकॉज एज आई सेड, नोयत डिफरेंट है। इन दोनों की जो टाइज है ना आसियान के साथ और जापान के साथ, उनकी नेचर डिफरेंट है। एक बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। इसके अंदर इंडिया के और रीजन के दूसरे जो मुल्क हैं उनके स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स और उनके बायलैटरल टाइज कैसे होने चाहिए, इस पर डिस्कशंस होती रहती है। इसमें हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ, एक इवेंट मुनक्किद किया गया, उसमें बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स भी आए। मैं यहाँ पर उनका टॉप का एक इंटेलेक्चुअल है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी इसमें आए हुए थे, और इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स भी मौजूद थे, स्कॉलर्स। और उसमें ये थ्योरी फ्लॉट की गई है कि जापान के साथ कोई ट्राइलेटरल फोरम होना चाहिए, यानी एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप इंडिया, बांग्लादेश, जापान बनाए, ना सिर्फ जापान के साथ बल्कि आसियान के ममालिक के साथ भी, आसियान कंट्रीज के साथ भी ज्वाइंट एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, बांग्लादेश की और इंडिया की। ना मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव आइडिया हो सकता है बांग्लादेश के लिए। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिव तो नहीं होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसकी वजह शुरू में मैंने बताई कि नेचर अलग अलग है। बांग्लादेश के जापान के साथ जो टाइज हैं, दे आर मेनली फोकस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमी, जबकि इंडिया के जो टाइज डेवलप हो रहे हैं जापान के साथ, वो सिक्योरिटी के जो एलिमेंट है वो भी उसके अंदर आ रहे हैं। अगर आप देखें, जापान की पहले जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी, डिफेंस स्ट्रेटजी, वो सिर्फ अपने आप तक, सेल्फ डिफेंस तक महदूद होती थी। लेकिन अब जापान बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स करने लगा है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने लगा है और ड्रिल्स भी कर रहा है दूसरे मुल्कों के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया। और वो अपनी मिलिट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगले 8, 10, 20 सालों के अंदर एक साइजेबल मिलिट्री हमें दोबारा बनानी है। इसकी वजह यह है कि दे थिंक दे हैव थ्रेट फ्रॉम चाइना। उनको ऐसा लगता है, वो क्वाड के अंदर भी है, इंडो पैसिफिक के अंदर भी है, और इंडिया भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के अंदर शामिल है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, और ये इंडिया इनके साथ ज्वाइंट ड्रेस भी कर रहा है। जबकि बांग्लादेश के साथ ये मसला नहीं है। बांग्लादेश इन मामलात में नहीं पड़ा हुआ, ये जो सिक्योरिटी के मामलात और मिलिट्री से जुड़े हुए मामलात हैं। तो अगर आप ट्राइलेटरल पार्टनरशिप जब भी बनाते हैं ना, तो उसको या तो एक लिमिट दे दें कि भाई ये हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप होंगी और ये सारा होगा। अगर आप इसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर जाएंगे तो स्ट्रेटेजिक लेवल में तो फिर मिलिट्री भी आ जाती है ना, मिलिट्री भी आ जाती है, तो दैट विल बी डेंजरस फॉर बांग्लादेश। क्योंकि इंडिया का और जापान का तो बनता है चाइना के साथ मिलिट्री थ्रेट, बांग्लादेश का नहीं है, तो वो क्यों फिर इस तरह के अलाइंसेज में पड़े। एज पर एज आसियान इज कंसर्न, तो आसियान के अंदर भी कोल्ड वार चल रही है। अमेरिकन और इंडियंस जो हैं वो चाइना को वहां पर काटने में लगे हुए हैं। ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि चाइना का इन्फ्लुएंस वो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ही नहीं, वो तो ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं है। इंडिया ब्लॉक पॉलिटिक्स में प्रॉपर हिस्सा है ना। आप देखें, इंडो पैसिफिक का नाम ही उन्होंने, अमेरिकन ने इंडिया के इंक्लूड करके और इंडो पैसिफिक अपनी इस रीजन का नाम कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये मसला नहीं है। उनका तो एक कहते हैं ना, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ही चाइना है, और वो चाइना से हट कैसे सकते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन, उनका लॉजिस्टिक्स के सारे मसाइल
ये जुड़े हुए हैं चाइना के साथ। इंडिया के भी जुड़े हुए हैं, वैसे इंडिया के भी जुड़े हुए हैं। अभी तो मोदी साहब के दौर में ये जो गलवान के बाद तो मजीद ट्रेड बढ़ा है इंडिया का और चाइना का, क्योंकि इंडियन जो कॉरपोरेट्स हैं वो चाइनीज मटेरियल के बिना चल नहीं सकती ना। उनका का सारा रॉ मटेरियल ही उधर से आ रहा है और उनके इक्विपमेंट सारे के सारे उधर से आ रहे हैं। बल्कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अगर चाइना से इंडिया तिजारत बंद कर देता है तो धपड़धूस हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, लाखों लोग इंडिया के अंदर बेरोजगार हो जाएंगे। तो इंडिया का भी वही मसला है। लेकिन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी साथ साथ इंडिया जारी रखे हुए चाइना के साथ। बांग्लादेश जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जारी रखे हुए नहीं है। और जापान का मसला डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, रशिया के साथ भी जुड़ा हुआ है, चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हिसाब से जुड़ा हुआ है। रशिया के साथ आपको पता है कि जापानीज का कुरल आइलैंड्स का बड़ा पुराना फटा चल रहा है, और चाइनीज के साथ भी साउथ चाइना सी के अंदर और ये जो सी ऑफ जापान में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, 2-4 तो मेन है उसमें, जहां पर जापान और इनका फटा है आपस में चाइनीज का। लिहाजा बांग्लादेश को किसी ऐसे फोरम के अंदर इंक्लूड करना, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप के अंदर, जिसमें कोई इस तरह स्ट्रेटेजिक जिसका पहलू निकलता हो सकता है कि उसका फिर चाइना बांग्लादेश टाइज पर असर पड़े। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई भी फोरम जो है बांग्लादेश के लिए फिजिबल नहीं होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। बांग्लादेश को उससे दूर रहना चाहिए। और बांग्लादेश अपना जो बायलेटरल एक सिलसिला शुरू किया हुआ है उन्होंने, वो बेहतर है, वो ठीक है। उनको जापान के साथ बायलेटरल टाइज जारी रखने चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। किसी और मुल्क के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर, और फिर आपको उस पार्टनरशिप में बहुत सारे वो भी काम करने पड़ेंगे जो कि आप नहीं करना चाह रहे होंगे। कहीं ना कहीं से स्ट्रेटेजिक एंगल निकल आएगा इसका, जो कि चाइनीज को पसंद ना हो। क्योंकि देखें ना, सारी की सारी जो पॉलिसीज बन रही हैं अमेरिकन की, इंडियंस की, वो कंटेनमेंट पे बन रही हैं, चाइना की कंटेनमेंट पे बन रही हैं। लिहाजा यहाँ पर दूसरों के फड्डों में बांग्लादेश को नहीं पड़ना चाहिए। जैसे इंडियंस जो है वो अमेरिका की वजह से चाइना से फटा लेकर बैठे हुए हैं, बांग्लादेश को नहीं करना चाहिए इस तरह से। फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। ये बड़े नाजुक दौर से पूरा रीजन हमारा गुजर रहा है, कोल्ड वार 2 अपनी पीक पे है। लिहाजा ऐसे में इस तरह के अलायंसेज जो है वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। बायलेटरल अलायंसेज ही ठीक हैं, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोई भी दूसरा मुल्क हो। हाँ, अगर BRI टाइप की कोई चीज़ आती है जो कि प्योरली इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के मकासद के लिए हो, तो उसको कंसीडर करना चाहिए। मल्टीलेटरल फोरम्स इस तरह के अगर हो, ब्रिक्स जैसे हो गया, SCO हो गया, BRI हो गया, ये जो इकोनॉमी से और ट्रेड से जुड़े हुए जो फोरम्स हैं, इनका दूर दूर तक देखें मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। BRI की कोई मिलिट्री विंग नहीं है, कोई उसका कोई सिक्योरिटी का फोरम नहीं है BRI का अभी तक। इस तरह का कोई फोरम इंडियंस लेकर आते हैं या अमेरिकन लेकर आते हैं जो कि इकोनॉमी से जुड़ा हो, तो उसको सोचा जा सकता है। लेकिन यूं ट्राइलेटरल फोरम्स अगर कोई बन जाते हैं, उसका फायदा कम होगा, स्ट्रेटेजिक लॉस उसका ज्यादा हो सकता है। जापान वाला जो इशू है ना, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया के जो जापान के साथ टाइज हैं वो अल्टीमेटली मिलिट्री टाइज में कन्वर्ट होने हैं, क्वाड की वजह से और ज्वाइंट थ्रेट की वजह से, जो कि दोनों मुल्क चाइना से फेस कर रहे होते हैं। तो बांग्लादेश अगर उसमें कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर फुदक पड़ता है, तो वो भी फिर यूं समझें कि इंडिया की लाइन टोक कर रहा होगा, बिला वजह वो चाइना से अपने रिलेशंस खराब कर रहा होगा। तो जापान वाले एंगल को वो बायलेटरल तरीके से देखें तो बेहतर है। इसमें ट्राइलेटरल मैकेनिज्म जोड़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, और फिजिबल भी नहीं है ये।